गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रिहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को अकाउंट्स का क्लास 11 का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ और ये मॉडल सेट 3 है। मॉडल सेट 2 में कुछ क्वेश्चन मैंने कंप्यूटर्स दे दिया था जो आपके साथ सिलेबस से बाहर है, इस वर्ष हो जाएगा। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टैक्स से 2 क्वेश्चन दे दिया था। कोई बात नहीं, नॉलेज होना चाहिए। तो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के दिया था कि मैंने पढ़ाया है तो दे दिया क्वेश्चन। तो आइए मॉडल सेट 2 पढ़िए, पढ़ना तो है ही है। मॉडल सेट 3 आज मैं बना रहा हूँ, मॉडल सेट 3, ठीक है। मॉडल सेट 3 पिछले कल ही मैंने बनाया था मॉडल सेट 2, है ना। तो आप खूब बढ़िया स्टडी कीजिए। आज हो सकेगा तो बीएसटी का भी मॉडल सेट बना के भेजूंगा आपको, है ना। ये देखिए एक गाइडलाइन हो गया कैसे पढ़िएगा, है ना। एक 1 मई हो गया और सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट है अकाउंट्स। सब्जेक्ट क्या है? अकाउंट्स है। गला उला बैठ गया, ठंडा भी लग गया बहुत। बहुत है। अभी तो 28 डिग्री यहाँ दिखा रहा है, पॉल्यूटेड एयर चल रहा है। और सब टॉपिक है मॉडल से पूरी मॉडल सेट 3 है। और लोग इसको बढ़िया से उठा लिए। फोन नंबर हम लिख दे रहे, ठीक है। फोन नंबर लिख दे रहे हैं। इस बार तो मैं बहुत कम आप लोगों की, मेरा तरीका पढ़ाने का मैं कुछ डिटेल में समझाना चाहता हूँ, लेकिन एग्जाम नजदीक है तो बस खाली आपको समझा दे रहा हूँ। लेकिन टॉपिक है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब बना रहे हैं ना, थ्योरी बहुत जरूरी है पढ़ना, थ्योरी को समझाना। और अभी टाइम नहीं है ना, इसलिए इतना दिक्कत हो रहा है, और कोई बात नहीं। और उसमें अच्छा नहीं लगता है। स्टूडेंट कॉपी में लिखो, ठीक है। चलो ये मॉडल सेट 3 है। जैक बोर्ड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैक बोर्ड के लिए। ऐसा ना कि सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए नहीं है ना। थ्योरी पढ़ाता हूँ दोनों बोर्ड के लिए हो जाता है। देखिए आज का जो क्वेश्चन है उसको सुनिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट जो आएगा उसको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का। ये आज मॉडल सेट 3 है। इसमें यही है कि आपको तो बताए थे करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो वो करंट एसेट्स है ना, उसका नाम जान लीजिए। करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन दे देगा, करंट एसेट्स इंक्लूड। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ करंट एसेट्स का एग्जांपल। कैश इन हैंड 1, कैश एट बैंक 2, बिल्स रिसीवेबल 3, डेटर्स 4, डेटर्स सन्डी डेटर्स 4। और अभी दोनों को बिल्स रिसीवेबल और सन्डी डेटर्स को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस और क्लोजिंग स्टॉक, ये करंट एसेट्स है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हॉर्सेस कार्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने बता दिया। अब आपको इस एग्जांपल से जो मैंने बताया इसी से क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। एक करंट एसेट्स इंक्लूड, अब यहाँ पर ऑप्शन लिखना जरूरी पड़ रहा है कि ऑप्शन लिखते टाइम बर्बाद होगा। जैसे कि करंट एसेट्स इंक्लूड, जैसे एग्जांपल दे दिए गुडविल, एक एग्जांपल हुआ। गुडविल रियल इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी जान लीजिएगा, पूछ सकता है कुछ भी क्वेश्चन। प्लांट, ठीक है। और उसके बाद है फर्नीचर, ठीक है। उसके
बाद है कैश इन हैंड, कैश इन ये। तो आप इस जो एग्जांपल दिया इसमें से कौन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स कौन है तो बता दीजिए। इसमें से गुडविल तो फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट फिक्स्ड एसेट्स है, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स है। तो करंट एसेट्स जो इंक्लूड करेगा वो ऑप्शन नंबर डी, कैश इन हैंड ऑब्लिक कैश एट बैंक। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग नॉलेज रखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लिखो, कैश इन हैंड ऑब्लिक कैश एट बैंक। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दूसरा नंबर बता रहा हूं, आप सुनिए। यही दूसरा नंबर में कि दूसरा नंबर हो गया। नेक्स्ट है कि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड, फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड डैश 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 डैश। अब ये सब एक तरीका है, अब एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछ सकता, मैं समझा रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आएगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हाउसेज एंड कार्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। याद हो गया ना। तो चलो अब यहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट यानी प्रीपेड, पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट इन एडवांस एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि कैश इन हैंड, सी क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और डी जो है, डी है आपका लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। मैं आपको समझाया। ठीक है। इसमें से कौन फिक्स एसेट, वहां पर कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया है। ये हो गया पेमेंट, प्रीपेड है, पेमेंट PAY है, पेमेंट इन एडवांस, पेमेंट PAYMENT, वहां पर पेमेंट इन एडवांस। अब इसमें से आपको बताना कौन फिक्स्ड एसेट्स है। जैसे ए जो है पेमेंट इन एडवांस मतलब प्रीपेड, ये करंट एसेट्स है, कैश इन हैंड करंट एसेट्स है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट्स है। अभी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक फॉर्मेट लिख देते हैं, ये फिक्स्ड एसेट्स, समझ गया ना, ये फिक्स्ड एसेट्स के जात में आता है। ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। नेक्स्ट में आइए। तो इस तरह से है कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए आप, इसको लिखिए द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। डिफिनेशन से क्वेश्चन हो गया। The process of recording, RECORDING, the process of recording, comma, classifying, CLA है ना, CLASS, classifying, classifying and summarizing, and सब डिफिनेशन से क्वेश्चन है। समराइजिंग, SUMMARIZING, समराइजिंग ऑल बिजनेस। ठीक है, ऑल बिजनेस, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस, लिखिए आप लोग भी। in order to know, in order to in order to know financial results, financial results, 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 the financial results is called
इज कॉल्ड, इज कॉल्ड। अब सुनो, कहता है द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, एक क्लासिफाइंग, दो समराइजिंग, तीन और बिजनेस ट्रांजेक्शन, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्डिंग करना, उसका क्लासिफाइंग करना, उसका समराइजिंग करना, और इसलिए किया जाता है कि फिनेंशियल रिजल्ट की जानकारी हो सके। तो इसको क्या कहते हैं, तो ये डिफिनेशन चैप्टर से क्वेश्चन है। तो आपको इसका इसका जो है ना ऑप्शन आपको मैं बता दे रहा हूँ। इसका ऑप्शन है, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो आप ऑप्शन, मैं पूरा ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ऑप्शन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। आप सुनिए, इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है अकाउंटिंग, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है बुक कीपिंग, तीसरा में है लेजर, चौथा में नन ऑफ दीज, है ना। तो ये अकाउंटिंग का डिफिनेशन है, अकाउंटिंग में के अंतर्गत का डिफिनेशन है, तो इसको कहेंगे अकाउंटिंग। इसका आंसर क्या होगा, अकाउंटिंग। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये अकाउंट, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ स्टूडेंट, अकाउंटिंग एक ऑप्शन है, बुक कीपिंग एक ऑप्शन है, लेजर एक ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, इसका हो जाएगा अकाउंटिंग आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लिखो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है, मैं लिख दे रहा हूँ, दी इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है, अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है उसी चैप्टर से क्वेश्चन है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेट अप, सेट, है ना, सेट अप इन, और सेट अप, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेट अप इन, कब हुआ था, तो ये जो है, जो सबसे पहला चैप्टर है ना, इसमें उसी में बताया गया है इस चैप्टर में, कब कब ये हुआ था, तो बताना होगा तुमको, है ना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है सुन लीजिए। पहला ऑप्शन में है 1948, ए ऑप्शन में है 1948, बी ऑप्शन में 1959, सी ऑप्शन में 1950 और डी ऑप्शन में 1952। इसका सही आंसर होगा 1949। क्या लिखिए स्टूडेंट, 1949, है ना, 1949 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए ये तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन हो गया, है ना, चार क्वेश्चन आपको समझा दिए। तो अब इसको आप मिटाते हैं, 3 नंबर आप लिख लिए होंगे, 3 नंबर, है ना। इसको समझना भी तो होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए जो चैप्टर है उसका थ्योरी पढ़ना जरूरी, सीधा इसका सीधी, है ना। अब है, आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है ना। जैसे कैलेंडर ईयर जो है 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को समाप्त होता है, उसको कैलेंडर ईयर कहते हैं। और अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कब से स्टार्ट होता है, जनरली एन अकाउंटिंग, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, जनरली, है ना, एन अकाउंटिंग, जनरली एन अकाउंटिंग, ठीक है, पीरियड, ठीक है, जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड starts from ठीक है। अब इसका जो सही आंसर है आपको बताना है, क्या सही आंसर है, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो कब स्टार्ट करता है, क्या ऑप्शन सुन लीजिएगा और जो सही ऑप्शन है उसी का जवाब दीजिएगा। सुनिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर पहला जो है ए ऑप्शन में है 1 जनवरी ऑफ द ईयर, 1 जनवरी ऑफ द ईयर पहला ऑप्शन है। बी ऑप्शन में है 1 फरवरी ऑफ द ईयर, यानी फरवरी का पहला तारीख से। और थर्ड ऑप्शन में 1 मार्च ऑफ द ईयर।
फोर्थ ऑप्शन में है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 अप्रैल ऑफ द ईयर। कोई भी अकाउंटिंग पीरियड वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को समाप्त होता है। एक साल में 12 महीना होता है, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और अगला वर्ष नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च को क्लोज करेगा। समझ गए आप? इसका आंसर क्या लिखिएगा? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, है ना, 1 अप्रैल ऑफ द ईयर। जैसे कि आपका 19-22, जैसे कि 21-22, जैसे 21-22, 2021-2022 ये काउंटिंग पीरियड हुआ। ये 2021 का 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 2022 का 31 मार्च को समाप्त हो गया। अब 22-23, तो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और अगला साल 2023 का 31 मार्च को समाप्त होगा। ये अकाउंटिंग पीरियड हुआ। समझ में आ गया बात? अच्छा, इसको समझा दिया। अब नेक्स्ट में लिखिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनिएगा। डिस्काउंट रिलेटेड है। आपको तो पढ़ाए भी थे वीडियो में, डायरेक्ट डिस्काउंट 2 तरह का होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। वो वीडियो डाले तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है ना। जनरल एंट्री वाला समझाया तो उसमें डिस्काउंट बताया, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड जर्नल में नहीं होता है ना, सीधे उसको घटा के दिया जाता है। और ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन दोनों में दिया जाता है ना। और कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है। ठीक है, चलो इस रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है ना, उसको तुम समझना। देखो, ट्रेड डिस्काउंट is given on credit है ना ट्रांजेक्शन ओनली। चलिए इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा थ्योरी भी बताता हूँ, और थ्योरी जानना बहुत जरूरी है। थ्योरी नहीं जानिएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, आपको जानना जरूरी है। तो ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ओनली, है ना, ओनली। यहाँ समझना है। देखिए, डिस्काउंट 2 तरह का होता है, ठीक है, एक ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ लाइन को मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान सुनिएगा। ट्रेड डिस्काउंट इज अलॉट बाय होलसेलर और मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है और मैन्युफैक्चरर रिटेलर को देता है। ट्रेड डिस्काउंट जो है होलसेलर या मैन्युफैक्चरर के द्वारा दिया जाता है रिटेलर को एक सर्टेन परसेंटेज से लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स में। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन बल्क। माने ये ट्रेड डिस्काउंट जो दिया जाता है तब जब गुड्स लार्ज स्केल में परचेज किया जाता है, लार्ज क्वांटिटी में। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। यानी कि ये डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजेक्शन में भी दिया जाता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी दिया जाता है। सिंस इट इज रिलेटेड टू द परचेज एंड नॉट टू द पेमेंट। आप पेमेंट नहीं भी करोगे तो भी आपको क्या है, ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, है ना। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन में दिया जाता है। नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजेक्शन। यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी दिया जाता है और कैश ट्रांजेक्शन में भी दिया जाता है। मान लो कि हम गुड्स परचेज करने गए, उसका लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपया। पहला बात है, उसमें बोला कि 10% आपको ट्रेड डिस्काउंट देना है ना। तो 1 लाख में 10% हो गया, 10,000 घटा दीजिए, 90,000 रुपया हुआ। अब 90,000 कैश पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजेक्शन में भी दिया जाता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में दिया जाता है, केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन में नहीं दिया जाता है, इस थ्योरी के अनुसार, है ना। और मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिख दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। है देखिए,
this discount है ना is allowed this discount is allowed. मैं इसको रेड पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। this discount is allowed both on है ना credit 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 as well as cash transactions. Since it is rated to the purchases and not to the payment, ठीक है ना, not to the payment। ये समझना होगा। तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ना वो अलाउड होता है। कौन देता है ट्रेड डिस्काउंट? कौन देता है? मैन्युफैक्चरर देता है, यानी या होलसेलर देता है। किसको देता है? रिटेलर को, है ना। और ये क्यों दिया जाता है? जब होलसेलर से रिटेलर जो है होलसेलर से बल्क में लार्ज क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है तो ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में ही दिया जाता है। मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो केवल ऑप्शन सुनिएगा, आपका ऑप्शन है तो ये क्या हो जाएगा? जैसे मान लो अगर इसका आंसर होगा कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली, तो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑप्शन जैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ट्रू, दूसरा ऑप्शन में है फॉल्स और तीसरा ऑप्शन में है ना both A and B। तो यही मान लो ट्रू और फॉल्स है। सी को हटा देते हैं, सी ऑप्शन को हटा दे रहे, ठीक है। इसको हटा देते हैं, सी ऑप्शन को हटा दे रहे, ठीक है। ये मान लो इसमें बताना ट्रू या फॉल्स। मैंने तो क्वेश्चन दे दिया। ये डिफिनेशन से क्या मतलब पता चल रहा है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन दोनों में दिया जाता है। दिस डिस्काउंट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ही दिया है कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नहीं तो ये फॉल्स हो जाएगा। इस थ्योरी के अनुसार क्या है? फॉल्स होगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। इस ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन बोथ कैश ट्रांजैक्शन ऑब्लिक क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, है ना। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। ट्रू तो नहीं होना चाहिए। आप कैश ट्रांजेक्शन, मान लो हम कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हम दुकानदार के पास गए, दाम बोला फ्रिज लेना है, फ्रिज का दाम 1 लाख रुपए मान के चलो, तो दुकानदार जो है बोला कि भैया आपको इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट देंगे और 20% कैश डिस्काउंट देंगे, है ना। तो कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन पर होता है, ये तो क्लियर बात है। कैश डिस्काउंट केवल कैश ट्रांजेक्शन होता है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए इसको लिखिए, अब 7 नंबर लिखिए, और ठीक है, चलिए हो गया। नेक्स्ट है the amount drawn, 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 the amount drawn by businessman the amount withdrawn by businessman for the amount withdrawn by businessman for his पर्सनल यूज। देखिए इसको मैं बताया था, अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो है अपने निजी कार्यों के लिए पैसा निकाला,
तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, मैंने पढ़ाया था, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अमाउंट ड्रॉन बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, तो अकाउंटिंग भाषा में इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, आप ऑप्शन सुनिए और कौन सा ऑप्शन सही है हमको बताइए। आपका जो है ऑप्शन सुन लीजिए, आपको ऑप्शन दे सकता है इस तरह से, जैसे पहला है ऑप्शन में ए लिखा हुआ, पहला क्या लिखा हुआ है, कैश, ए ऑप्शन में कैश है, बी ऑप्शन में सैलरी है, सी ऑप्शन में ड्राइंग्स है, डी ऑप्शन में लोन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्राइंग्स। क्या कहेंगे इसको, ड्राइंग्स। अगर बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए व्यवसाय से पैसा निकालता है तो अकाउंटिंग टर्म में उसको कहेंगे ड्राइंग्स। क्या कहेंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स। समझ में आ रहा बात ना, अकाउंट्स की भाषा में उसको ड्राइंग कहेंगे। चलिए आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे क्या पता चला कि थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, थ्योरी पढ़िएगा तो मिस्टेक नहीं होगा, है ना। ठीक, तो अब आइए नेक्स्ट में। चलिए अब आपको नेक्स्ट में है गला पूरा बैठ गया है मेरा, तो ठंडा लग गया है। नेक्स्ट में है कैश, कैश, कैश हो गया, गुड्स, कैश गुड्स, है ना, कैश गुड्स और एसेट्स, और एसेट्स, कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड बाय द कैश गुड्स और इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर, कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, है ना, इन द बिजनेस, इन द बिजनेस, बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, अर्निंग प्रॉफिट इज, और देखिए क्वेश्चन है, कैश ए गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस और अर्निंग ए प्रॉफिट इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे, है ना। तो आपको मैं बताया था डिफिनेशन में, है ना, कि ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में करंट एसेट्स, पहला ऑप्शन में क्या है, करंट एसेट्स, दूसरा में है फिक्स्ड एसेट्स, पहला ऑप्शन में क्या है, करंट एसेट्स, दूसरा में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कैपिटल है, और चौथा में नन ऑफ दिस है। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि प्रोप्राइटर इन्वेस्ट किया है तो अकाउंटिंग भाषा में उसको कहते हैं कैपिटल। केवल कैश ही नहीं लगाया, कैश भी लगा सकता है, कैपिटल भी, गुड्स भी और एसेट्स तीनों मिला दिया है कैपिटल के डिफिनेशन में। इसका जो सही आंसर होगा वो है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ठीक है, ठीक है। चलिए इस तरह से ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन, है ना। 8 क्वेश्चन, नेक्स्ट में आइए, है ना, नेक्स्ट नंबर 9 लिखिए, 9 नंबर 9 लिखिए, नंबर 9 में यही है कि आप लिखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, नंबर 9 लिखिए, आपको है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is prepared, is prepared, prepared,
which of the following is prepared on the basis of trial balance. The following is prepared on the basis of trial balance. ये क्वेश्चन है, अब आपको जवाब देना है ना। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन यही है। ऑप्शन में है कि पहला ऑप्शन में है जर्नल, ऑप्शन में लेजर, और तीसरा ऑप्शन में फाइनल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दिस। बहुत बढ़िया, पहले भी आपको पढ़ाए थे कि सबसे पहले बुक कीपिंग का काम होता है, का वर्क होता है। बुक कीपिंग में जर्नल एंट्री बनाया जाता है और लेजर, ये बुक कीपिंग का वर्क, और फिर वहां से स्टार्ट करता है, ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है, यानी अकाउंटेंसी का वर्क, यानी अकाउंटिंग का कार्य स्टार्ट होता है, ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट होता है और एंड होता है फाइनल अकाउंट में, है ना। तो जो फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है, जैसे कि लेजर किसके बेसिस पर बनता है, मान लो क्वेश्चन दे दिए कि लेजर किसके आधार पर बनता है, तो इसका आंसर होगा जर्नल, है ना। और ट्रायल बैलेंस किसके आधार पर बनता है, तो बता देना लेजर, है ना। जर्नल लेजर के आधार पर बनता है, लेजर जो है वो जर्नल एंट्री के आधार पर बनता है बेसिस पर, और ट्रायल बैलेंस जो है वो लेजर के बैलेंसेस से बनता है ना। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, और फाइनल अकाउंट जो है वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है, फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब ऑप्शन इसका जो है, यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ था, अब ऑप्शन सुनिएगा। ऑप्शन जो है आपका दिया था जर्नल, और दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ था लेजर, और तीसरा जो ऑप्शन है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, और जो डी ऑप्शन में है नन ऑफ दिस कर दीजिए, नन ऑफ दी एवर, आप इसमें से कोई एक आंसर सही है। तो आपको तो समझा दिए, बुक कीपिंग में जर्नल होता है और लेजर होता है, और अकाउंटिंग जो है वो ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करता है और क्लोजिंग करता है फाइनल अकाउंट में। Which of the following is prepared on the basis of trial balance? Which of the following is prepared on the basis of trial balance? तो जर्नल तो नहीं बनता, लेजर नहीं बनता, यानी कि आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट, है ना। फाइनल अकाउंट जो इसका राइट आंसर, यहाँ पर ए के फाइनल अकाउंट्स होगा, है ना। फाइनल अकाउंट नहीं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो उतना करेक्शन कर लोगे, ये डबल डबल टिक कर दिए। नेक्स्ट में आइए 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस ही दे रहे हैं, है ना, इसको लिख लो। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन यही है, ए ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस जो है ना वो क्या है। ट्रायल बैलेंस इज ए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ट्रायल बैलेंस इज है ना, क्या है। तो पर्सनल अकाउंट है एक, इम्पर्सनल अकाउंट है दो, शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस है तीन, और डी में रियल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस जो है इस ऑप्शन के अनुसार, जो मैंने ऑप्शन पढ़ा उस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस जो है ना, शेड्यूल ऑफ बैलेंस है। क्या आपको तो ऑप्शन में दिया हुआ है, आपका जो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, है ना, ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर ए जो था ये पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी में इम्पर्सनल अकाउंट, और सी में शेड्यूल ऑफ बैलेंसेस, और डी में रियल अकाउंट। इसका सही आंसर होगा शेड्यूल ऑफ बैलेंस, शेड्यूल ऑफ बैलेंस, शेड्यूल ऑफ बैलेंस। ऑप्शन को ध्यान दीजिए, कब क्या ऑप्शन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत डिफिकल्ट काम है और बहुत समय इसमें मिस्टेक भी हो जाता है ना, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। हमसे भी मिस्टेक हो जाता है ना। इसी बहुत सा बुक्स में अलग अलग दिया है, अकाउंट्स की बुक्स में। तो चलिए फिर अपना सही करना जरूरी है।
चलिए भी हो गया। अगर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फिर, और मॉडल सेट 1 में भी दिए थे, चलिए दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। इसमें है इफ द टू साइड, इफ द टू sides, if the two sides of trial balance trial balance do not tally, do not not tally, do not tally, do not tally, if the two sides of trial balance do not tally, है ना, टैली नहीं कर रहा, which account is which which account is open, कौन सा अकाउंट को खोला जाएगा, which account is opened, which account is opened, क्वेश्चन मार्क। देखिए ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड का जोड़, यानी डेबिट साइड का जोड़ और क्रेडिट साइड का जोड़ मिलना चाहिए, और अगर नहीं मिलता है तो क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अकाउंट खोला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको आंसर देना है, ऑप्शन पहले सुन लीजिए, है ना, मेन ऑप्शन, ऑप्शन सुन के आप जवाब दीजिए स्टूडेंट, है ना। आप तो ऐसे जो तो लिख रहे हैं, देखिए इसमें जो है इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पर्सनल अकाउंट, पहला ऑप्शन में दिया है पर्सनल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन में दिया रियल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन में दिया सस्पेंस अकाउंट, और चौथा ऑप्शन में दिया नन ऑफ दिस, है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सस्पेंस अकाउंट, है ना, सस्पेंस सस्पेंस अकाउंट। देखिए इसमें होता है क्या है, ट्रायल बैलेंस का जब डेबिट साइड का जोड़ और क्रेडिट साइड का जोड़ नहीं मिलता है तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है, उस जो जो मिसिंग जिधर भी घट रहा है उसको भूल चूक खाता यानी सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, है ना, ठीक है ना, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, सस्पेंस अकाउंट में। और उसके बाद जो है पता करना है कि कैसे सस्पेंस क्रिएट हुआ है, यही कारण है एक चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, गलतियों का सुधार। तब हम लोग उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर बाद में पता करेंगे ध्यान से कि ये सस्पेंस अकाउंट क्यों बना, कहाँ पर ऐसा मिस्टेक था, इसके चलते सस्पेंस अकाउंट बना, है ना। और वो आपका एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार, उसमें बताया गया है ना, किस तरह का गलती था, कुछ ऐसी 4-5 प्रकार की गलतियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता, उसको फाइंड आउट करना होगा। तो अभी टेम्पोररी क्या करेंगे, दोनों साइड से इक्वल को मिलाने के लिए जो डिफरेंस अमाउंट है उसको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट है कौन सा क्वेश्चन है कि देखिए यूजर अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, है ना, अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम्स, अब इसका ना आपको ऑप्शन को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन में है रिसिप्ट्स, RECEIPTS, रिसिप्ट्स, पी नंबर लिखना, रिसिप्ट्स है, इनवॉइस एंड बिल, इनवॉइस एंड इनवॉइस एंड बिल, और सी ऑप्शन में है पे इन स्लिप, पे इन स्लिप, और ऑप्शन में है ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, इसमें से कौन सही आंसर होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ना ये डी पूरा आ जाएगा, डी सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
नए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग पा रहे हैं। देखिए एक चीज समझाना चाहते थे, कोई भी एसेट्स जो है, कोई भी एसेट्स वो रियल अकाउंट है। कोई भी एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, है ना, ऑल एसेट्स आर रियल अकाउंट, यही याद रखिए। अब एग्जाम में आपको लैंड दे दे, बिल्डिंग दे दे, प्लांट दे दे, है ना, मशीनरी दे दे, फर्नीचर दे दे, लूज टूज दे दे, हाउसेज कार्ड दे दे, सब रियल अकाउंट है ना। मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, पूरी पढ़ा दिए, सब क्या है, रियल अकाउंट है। आइए मैं आपको उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 30 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा क्या क्वेश्चन है। तो जैसे पूछ दिया एग्जाम्पल में कि लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एग्जाम्पल है, मैं समझाने के लिए बताया। लैंड बिल्डिंग अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो है, ठीक है, इज लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज, चार इसका ऑप्शन, चार ऑप्शन है आपका, चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। ये लैंड बिल्डिंग कौन अकाउंट है? पहला, पहला ऑप्शन में पर्सनल अकाउंट, दूसरा ऑप्शन में है नॉमिनल अकाउंट, तीसरा ऑप्शन में रियल अकाउंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी अकाउंट। तो लैंड बिल्डिंग की जगह पर मशीन अकाउंट भी लिखा जा सकता है, फर्नीचर अकाउंट भी लिखा जा सकता है ना। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स जो होता है वो रियल अकाउंट में आएगा। फिक्स्ड एसेट्स जो है वो रियल अकाउंट में, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, है ना। रिसीवेबल भी एसेट्स है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, लेकिन ये फिक्स्ड एसेट्स है। एसेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट, जैसे यहाँ पर लिख दिया गुडविल अकाउंट इज व्हाट, कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, नन ऑफ द, तो आप बता दोगे रियल अकाउंट। इसका आंसर क्या होगा, है ना। एसेट जितने भी होते हैं वो क्या है, रियल अकाउंट है। एसेट जो है वो क्या है, बोलो, रियल अकाउंट है ना, याद रखोगे रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट, तो इसका ऑप्शन तो दिया हुआ है कि पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नन ऑफ द अबव, तो रियल अकाउंट में टिक करोगे। एसेट्स कौन अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है, कोई पूछे तो बता दोगे। अब एसेट्स में क्या क्या, एसेट्स दो तरह का होता है, एक करंट एसेट्स होता है और एक फिक्स्ड एसेट्स होता है। करंट एसेट्स में कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, रिसीवेबल है, डेटर्स है, इन दोनों को ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम्स है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस है, और क्लोजिंग स्टॉक है, ये करंट एसेट्स पर। फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लूज एंड इक्विपमेंट्स। ओके, अब आप लोग बना सकते हो, है ना। आपसे फिर पूछ सकता है कि अब फॉर्मूला से मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला है जो थ्री गोल्डन रूल्स है, पढ़े हो ना कि थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंट्री सिस्टम, थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ डबल इंट्री सिस्टम का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको समझ जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, डेबिट, है ना, बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, इन नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, शोज, क्या बताता है। अब देखिए क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर आपसे इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, नॉमिनल अकाउंट। देखिए मैंने अब बताया था ना कि एक हुआ आपका, एक आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, और एक हो गया रियल अकाउंट, और एक हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव दिया जा सकता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दो हो गया। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया गया और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स को, यानी इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट किया गया है। तो नॉमिनल अकाउंट का जो फॉर्मूला बताया गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है, तो आप सुनिएगा, डेबिट बैलेंस इन नॉमिनल अकाउंट शोज, क्या बताता है, तो ऑप्शन नंबर ए में है एक्सपेंसेस, ऑप्शन नंबर बी में है गेन्स, और ऑप्शन नंबर सी में है लायबिलिटी, और ऑप्शन नंबर डी में है नन ऑफ द एबव।
इसका आंसर क्या होगा बताइए? आप तुरंत फॉर्मूला बताए ना आपको फॉर्मूला, एक्सपेंसेस, जो जैसा दिया है ठीक है उसको बताइएगा एक्सपेंसेस है ना। चलिए इस तरह से आपको कोई भी फॉर्मूला से क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दे सकता है। समझ में आ रहा बात ना। नेक्स्ट है हु प्रिपेयर ए डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन बनाता है? इसको मैं मिटा देता हूँ। हु प्रिपेयर ए डेबिट नोटबुक। देखिए हु प्रिपेयर who prepare who prepare a debit notebook, who prepares who prepares a debit notebook, a debit notebook। आपको कैसे जानना होगा डेबिट नोटबुक का, ऐसा नहीं है। who prepares a debit notebook है ना, ये क्वेश्चन मार्क है। आपके पास ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। तो ऑप्शन यही है कि आप ऑप्शन सुनिएगा, डेबिट नोट कौन बनाता है। तो जैसे कि है आपका है परचेजर एक ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है सेलर, और सी ऑप्शन में कैशियर, डी ऑप्शन में है आपका नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ऐसा करो, पहला ऑप्शन में परचेजर लिखोगे, दूसरा ऑप्शन में सेलर लिखोगे, तीसरा ऑप्शन में कैशियर लिखोगे, और जो डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो कौन बनाता है डेबिट नोटबुक और क्रेडिट नोटबुक? तो आप तो पढ़े होंगे डेबिट नोटबुक और क्रेडिट नोट के बारे में, बुक में पढ़ाए थे आप लोग को, भुला गए आप लोग। ये सोर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है कि इनवॉइस बिल क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है और क्रेडिट नोट क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको डेबिट नोट के बारे में समझाना चाहता हूँ। व्हेन वी रिटर्न goods to a supplier, we prepare debit note and send it to the supplier with return goods. Debit note is a document which indicates the supplier's account is being debited. It is a source document which contains the date of transaction, name of account which is debited, the amount and the reasons for debit, है ना। और क्रेडिट नोट क्या है? When goods are received back from a customer, जब गुड्स जो है कस्टमर से वापस लिया जाता है, a credit note is sent to him indicating that the customer account has been created in our books. A duplicate copy of the credit note is retained for record purpose, है ना। तो अब इसको कौन बनाएगा? इसमें देखिए डेबिट नोटबुक जो है वो परचेजर बनाता है ना। व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर कौन होगा? सेलर ही होगा, है ना। जब हम सप्लायर जो है हम गुड्स परचेज करके लाए और मान लो कि गुड्स हमको जो मिला है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं मिला, तो या कुछ डैमेजेस हुआ, कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स हुआ, तो गुड्स जो है वो सप्लायर को रिटर्न किया जाता है। वी प्रिपेयर डेबिट नोट, है ना। तो इसका जो ऑप्शन होगा कौन बनाता है, तो इसका आंसर में लिख देना परचेजर, है ना। परचेजर लिख देना, और क्या, परचेजर बनाता है। ऑप्शन बता दिए थे, परचेजर परचेजर परचेजर, ठीक है ना। असल में कम टाइम है, इसको पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगता है, तब सही से ऑब्जेक्टिव बनता है। बुक में बहुत सारे मिस्टेक है जिसके चलते आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, गलत सलत भी दे देता है, बहुत दिक्कत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन, टाइम तो लग रहा है स्टूडेंट, लेकिन बढ़िया से हो जाने से अच्छा लगता है। तो आपको तो मालूम है कि एक पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता है, और एक रिपॉजिटरी पर्सनल अकाउंट होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है ना। तो आप लिखो ये क्वेश्चन, मनी मेजरमेंट, कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज, ठीक है,
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज, अब इसका ऑप्शन सुनोगे, 4 ऑप्शन है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज, पहला ऑप्शन जो सुनोगे, पहला ऑप्शन में है एप्लीकेबल टू ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, पहला है। दूसरा ऑप्शन जो है, दूसरा जो ऑप्शन है एप्लीकेबल टू ऑल नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, और तीसरा जो ऑप्शन है एप्लीकेबल टू ऑल फिनेंशियल एंड नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस, और डी ऑप्शन में है नन ऑफ द अबव। तो पहला जो ट्रांजेक्शन इसका जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज, तो पहला ऑप्शन जो क्या बताए थे, एप्लीकेबल टू ऑल फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, इसको मैं खाली यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको लिखिए, लिखिए इसका सही आंसर जो है तो ये है। ठीक है, इसका सही आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए, इसका आंसर लिखिए, एप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। ये हुआ इसका सही आंसर। ठीक है, लिखिए आप लोग, चलिए अब आगे लिखिए, 70 नंबर लिखिए। चलिए क्वेश्चन है, दी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, दी मेन ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव, main objective of bookkeeping, main objective of bookkeeping is, है ना, main objective of bookkeeping is, क्या ऑब्जेक्टिव है? चलिए इसको सुनाते हैं, समझिए। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुककीपिंग इज, तो इसमें 4 ऑप्शन है, सुनिए। पहला ऑप्शन कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, पहला ऑप्शन। लॉक हो गया मेरा लैपटॉप में, प्रॉब्लम आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग तो सुनिए, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, रुक गया है सिस्टम। आप सुनिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन में था कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, है ना। दूसरा में था एसर्टमेंट, ASCER